107.8 FM रेडियो जय घोष पर आपके साथ है आपके दोस्त समरीन और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर रवि सूर्यवंशी जी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साथियों, अगर बात की जाए भारत की तो किसी भी देश के लिए उसकी उन्नति के लिए, उसकी प्रगति के लिए वहाँ के युवा शक्ति जो है उस पर उसका दायित्व होता है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त आई थिंक विश्व में सबसे ज़्यादा युवा जो है वो आपको भारत में मिलेंगे। और युवाओं पर का जो भविष्य है वो तय करती है उसकी शिक्षा प्रणाली क्या है, शिक्षा कैसी है, इस बात पर उनका जो है भविष्य तय होता है। तो इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रवि इस वक्त मौजूद है। रवि, जो अभी नई शिक्षा प्रणाली आई है, पहले तो आप ये बताइए कि ये शिक्षा प्रणाली है क्या और इसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है पुराने के कंपैरेटिवली? देखिए, क्या है कि बहुत दिनों से बात चल रही थी कि हमें एक नई शिक्षा नीति की ज़रूरत है। कि अगर आप इतिहास में जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि आज से पहले अमूमन 1986 के आसपास एक नई शिक्षा नीति आई। उसके बाद उसको 92 में रिवाइज किया गया, मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आए, लेकिन 92 में उसे रिवाइज किया गया। तो सोचिए 30 से 35 साल जबकि समाज इतनी तेजी से बदल रहा है तो हम उसी पुरानी पद्धति पे अभी भी चले जा रहे थे। तो ये जो नई नीति है जिसको हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या 2020 में जो आई थी, उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर अभी आप देखेंगे कि जिस पद्धति पे हम चल रहे हैं या जो हमारी शिक्षा चल रही है या जो हमारे स्कूल्स चल रहे हैं या विश्वविद्यालय चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स, आपको जैसे पता है कि हम लोग गुलाम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो लोग यहाँ से गए तो उनकी जो चीज़ें रही कुछ थी या जो कुछ पाश्चात्य संस्कृति के पीछे जो एक दौड़ है हमारी, तो हम उसके पीछे बस एक अंधी दौड़ लगाते हुए चले जा रहे थे। तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ से इन्फ्लुएंस थे। जब हम कल को देख रहे हैं कि हम एक विश्वगुरु बनेंगे, भारत एक विश्वगुरु बनेगा और दूसरों को एक शिक्षा का एक पुंज की तरह काम करेगा, तो वहाँ पे इस तरह की नीति की बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि जो हमारे युवा हैं, जैसा आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि हम एक बहुत बड़ा देश हैं या विश्व के सबसे बड़े देश हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा हैं। तो सोचिए इतनी बड़ी शक्ति जो शिक्षा से एक अच्छी दिशा में जा सकती है, उसके लिए एक भारतीय पद्धति की एक जो नीति है उसकी बहुत ज़रूरत थी। और अगर आप देखेंगे वर्तमान सरकार द्वारा एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाया गया। अगर आप देखेंगे कि जब ये नीति बन रही थी तो पूरे देश के हर एक पंचायत तक उसकी समिति के सदस्य पहुंचे हैं कि वो सदस्य पंचायत स्तर तक जाकर वहां से फीडबैक लेके कि वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह के बदलाव देख रहे हैं, ये चीज़ें उसमें डाली गई हैं अगर आप देखेंगे। और वो एक ऐसा रिफॉर्म है, जब ये अभी तो ये विश्वविद्यालयों में आ रहा है, स्कूल्स कुछ अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कोविड में ये नहीं हो पाया पिछले 2 सालों में, लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगले 2 सालों में ये एक बहुत बड़ा बदलाव आप मतलब, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये कोई दवा है कि एक दिन आप दे देंगे और वो एकदम से कुछ बड़े बदलाव आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब ये कुछ सालों तक चलती रहेगी तो आप देखेंगे कि हम एक जिस भारतीय पद्धति की बात कर रहे हैं या जो एक हम अपनी जो ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको शिक्षा में दिखेगी और उसका जो बदलाव है वो छात्रों में दिखेगा। तो एक स्टूडेंट के तौर पर पुराने के कंपैरेटिव जब ये नई शिक्षा प्रणाली आएगी तो उसको क्या फायदे होंगे और क्या है एग्जैक्टली ये, अगर इसको एक्सप्लेन करें आप? देखिए, अगर आप बेसिकली ये जो शिक्षा नीति बनाई गई है, ये मजेदार बात ये है कि ये 3 साल के एक बच्चे से शुरू होती है। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है इसमें कि अभी क्या था कि हम जो फोकस करते थे कि हम लोग ने भी इस जैसे कि पढ़ाई की है तो 10+2 पे ज़्यादा फोकस था कि आप 10वीं तक पास कर लें और फिर 2 साल आप इंटरमीडिएट पास कर लें। तो इसे डिफरेंट स्टेट में 10+2 कहा जाता है या इंटरमीडिएट, इसे उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट कहा जाता है। अभी इस पे ही फोकस था कि आप बड़ी परीक्षाएं 10वीं में ही जाके देते थे, एक बहुत बड़ा प्रेशर होता था बच्चों पे। आप देखते हैं कि कितने सारे सुसाइड किए या इस तरह की चीज़ें आने लगी थी। लेकिन अब जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये अलग तरह के फॉर्मूला पे चल रही है। ये फॉर्मूला है 5+3+3+4। ओके। तो इसमें क्या है कि जो शुरू का 5 साल है, 5 मतलब ये जो ईयर्स बताए गए हैं, ये बच्चे के साल हैं कि शुरू के 3 साल में जब वो आएगा तब से सरकार उसको फॉलो करेगी, उसकी शिक्षा को देखेगी। कि एक प्ले ग्रुप जैसी बात जो अभी तक गांव में या आप देखेंगे अंचलों में नहीं थी, वो इसमें डाली गई है।
कि बच्चे 3 साल में स्कूल को देख पाएं। स्कूल को देख पाएं इसका मतलब नहीं कि वो लिखने लगेंगे या कुछ मैथ कुछ सीखने लगे, ऐसा नहीं है। वो कम से कम जाना सीखें, बच्चों से बात करना सीखें, और प्ले ग्रुप जैसा कॉन्सेप्ट जो अभी सिर्फ बड़े शहरों में या फैंसी जो वर्ड था वो अब जमीनी स्तर पे आपको दिखाई देगा। और ऐसा नहीं है कि इसको अगर आप कुल करेंगे तो ये 15 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 सालों तक वो फॉलो करेगा। ये क्या है कि ये होगा 12 तक ही, उसके बाद वो उच्च शिक्षा में चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो 3 साल का बच्चा है वहां से ये चीजें शुरू हो जाएंगी। तो सोचिए कितनी एक बड़ी बात है कि अभी तक हम सिर्फ प्राइमरी में जब पहली बार जाता था या हायर सेकेंडरी में जाता था तभी सरकार उसे देखती थी कि भाई ये नंबर्स काउंट होते थे। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का एक जो पूरा विकास है कि वो बचपन से स्कूल को देख पाएगा, वो अपने मित्रों से मिल पाएगा, इन सब चीजों से एक बहुत बड़े बदलाव आगे जाके देखे जाएंगे। अच्छा, ये जो आपने बात की कि बेसिक शिक्षा में परिवर्तन होगा, उच्च शिक्षा में किस तरह के परिवर्तन होंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा गया। क्या है कि ये सिर्फ बदलाव मतलब स्कूल लेवल पे ही नहीं है। अच्छा। ये जो बदलाव है ये उच्च शिक्षा, जैसे मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मैं उसको देख पा रहा हूँ कि ये स्कूल लेवल से ज़्यादा कहीं कॉलेज या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत बड़े बदलाव की तरह किए गए हैं। कि अगर आप स्नातक की बात करें या परास्नातक की बात करें, एक बहुत मजेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसको आपने देखा भी होगा अपने साथ के कलीग, जब आप स्टूडेंट्स आप रहे होंगे या हम भी रहे हैं, तो क्या था कि एक बच्चा है, मान लेते हैं वो किसी परिस्थितियों के कारण की पारिवारिक परिस्थितियां हैं या उसकी आर्थिक परिस्थितियां हैं, तो वो कॉलेज छोड़ देता था या यूनिवर्सिटी छोड़ के चला जाता था। कि सोचिए कि एक 3 साल का ग्रेजुएशन करने आया बच्चा 2 साल करने के बाद चला गया। सोचिए वो 2 साल, उसके बाद तो क्या है कि वो जब जैसे ही छोड़ के वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी गया, उसके पास कुछ नहीं उसके हाथ में, वो 2 साल बेकार हो गए क्योंकि वो 1 साल आखिरी में नहीं पढ़ पाया। तो यूनिवर्सिटीज क्या देती थी? कुछ नहीं, कि आप 2 साल वो आपके बर्बाद है। या अब उसी तरह अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन है कि आपने 1 साल पढ़ाई करी, 1 साल बाद आप चले गए, तो आपने क्या किया? कुछ नहीं मिला आपको। लेकिन अभी क्या है कि ये जो NEP जो आया है उसमें एक लिटरल एंट्री और एग्जिट, इसकी बहुत बड़ी बात कही गई है। अच्छा। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव भी है कि अगर आप मान लेते हैं कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं और कोई बच्चा पहुंचा वहाँ पे उसने ये हम एज अ स्टूडेंट भी हमने फील किया, और जब मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो भी मैं देखता हूँ कि कोई एक बच्चा था, जैसे मैं आपको एक अपना ही एग्जांपल देता हूँ मैं अपने ही स्टूडेंट का, कि एक बच्चा था, वो बहुत संपन्न परिवार से था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ कि उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा। अब 1 साल उसने पढ़ाई की, वो बहुत अच्छा बच्चा था, अच्छा कर सकता था, लेकिन क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी, वो छोड़ के चला गया। हम उसको कुछ नहीं दे सकते थे क्योंकि कोई किसी तरह की डिग्री उसने पूरी नहीं की। लेकिन ये जो NEP है वो ये कहता है कि अगर कोई बच्चा कि मान लेते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है और वो 6 महीने तो पढ़ाई करता है, तो आप जब वो 6 महीने बाद चाहते हैं हम कि वो 2 साल पूरा करे, लेकिन मान लेते हैं कि वो नहीं पूरा कर पा रहा है, ऐसे बच्चे बहुत कम होंगे, लेकिन वो एक सर्टिफिकेट लेके जा सकता है। कि अगर आप मान लेते हैं कि पत्रकारिता की बात करते हैं, तो पत्रकारिता की सर्टिफिकेट इन जर्नलिज्म वो 6 महीने बाद ले जा सकता है, या वो 1 साल वो पूरा कर लेता है और किसी कारण वो छोड़ के जा रहा है, तो वो डिप्लोमा इन जर्नलिज्म लेके जा सकता है। सोचिए कि एक ऐसा बच्चा जो पहले कभी कुछ नहीं कर पा रहा था, हाँ। वो एक कम से कम 1 साल बर्बाद हो रहा था, 1 साल बर्बाद, कम से कम डिग्री के बजाय डिप्लोमा आप ले सकते हैं। अब ये तो एक बात हुई कि वो एग्जिट ले सकता है, लेकिन मान लेते हैं कि वो 10 सालों तक उसने अपनी परिस्थितियां ठीक करी और उस 10 सालों के बाद लगा कि क्यों ना वो जर्नलिज्म का जो कोर्स हमने बीच में छोड़ दिया था अब उसको दोबारा से शुरू किया जाए। तो मजेदार बात यह है कि अब उसे 2 साल नहीं पढ़ना, क्योंकि उसने 1 साल पहले पढ़ाई कर ली थी, वो उस डिप्लोमा के सर्टिफिकेट को दिखा के दोबारा 1 साल ही सिर्फ पढ़ाई करके एक डिग्री के कोर्स, एक डिग्री जो है वो ले सकता है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है कि 3 साल के कोर्स या 5 साल के कोर्स में कुछ बच्चे जो परिस्थितियां ना होने के कारण छोड़ के चले जा रहे थे, उनको इस तरह की मजेदार चीजें मिल रही हैं कि वो अपने, अब सोचिए एक बच्चा जो सर्टिफिकेट लेके जा रहा था, वो चाहता है कि अब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करके कुछ नया करें। तो अब सोचिए उसका 1 साल या ग्रेजुएशन में देखेंगे कि 2 साल नहीं बर्बाद हो रहे हैं, और तो कितनी अच्छी बात है कि छोटे से बदलाव से किसी के आप देखेंगे इस तरह के, तो कितने सारे जीवन बदल जाएंगे। आप बिल्कुल रवि, मेरे जहन में आपसे बात करते करते एक सवाल और ये आ रहा है कि पुरानी जो पद्धति थी, जो गुरुकुल था, उस वक्त हमारे पास हम लाइब्रेरी वाइज भी बहुत रिच थे, तो क्या कुछ हम पुरानी पद्धतियों से ले रहे हैं इस नई शिक्षा प्रणाली में? बिल्कुल सही आपने कहा कि क्या है कि जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये
जो हम पाश्चात्य, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम जो ये भारतीय परंपराएं हैं हमारी या भारतीय ज्ञान है, उसको फोकस करके बनाया गया है कि क्योंकि हमारे पास एक बहुत एक रिच एक हमारे पास ज्ञान रहा है। अगर आप देखेंगे कि तो बहुत बड़ा ज्ञान है कि आप उपनिषद उठा लें, वेद उठा लें या कोई भी इस तरह के ग्रंथ उठा लें, तो उसके अंदर बहुत ज्ञान का भंडार रहा है। लेकिन हो सकता है कि किसी कारण हम उस पर ध्यान नहीं दे पाए, हम किसी एक चीज़ को, पाश्चात्य चीज़ों को देखकर हम सीधे उसको ही फॉलो करने लगे। लेकिन ये जो शिक्षा नीति है, ये उस ज्ञान को अब आगे लाने की बात कर रही है। और इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो भारतीय भाषाएं हैं या जो राष्ट्रीय जो स्तर पे बोली जा रही हैं, जो बोलियाँ बोली जा रही हैं, विभिन्न क्षेत्रों में बोली जा रही हैं, इसको भी बहुत फोकस करने की बात कही गई है। कि सोचिए कि जैसे कि एक इंग्लिश को लेकर एक डर था एक ग्रामीण बच्चे पे कि वो शहर जाएगा, कैसे पढ़ेगा। अब सोचिए अगर उसको उसकी ही भाषा में ज्ञान मिल रहा है, तो कम से कम वो चीज़ इंग्लिश उसको आनी चाहिए, वो उसको कम्पीट करने के लिए आनी चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन वो जो डर था, कम से कम वो उस बच्चे पे नहीं रहेगा। और एक ग्रामीण अंचल का बच्चा अगर मान लेते हैं किसी भी बड़े शहर में पहुंचता है और वहां पर उन भाषाओं के डर से वो भागता है या ड्रॉप आउट जो होते थे वो बहुत कम हो जाएंगे, कि बच्चे डर जाते थे कि तो वो चीज़ें अब नहीं होंगी। तो ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा और जो भाषाओं की बात है, ये इसमें जोड़ने की बात जो कही गई है, वो एक क्रांतिकारी बदलाव लेके आएगा आगे। आज के दौर में रवि, डिजिटलाइजेशन का दौर है और बहुत अहम रोल रहा है एजुकेशन में भी इंटरनेट के आ जाने के बाद से। तो आपको क्या लगता है कि कितना कुछ असर रहेगा इसका शिक्षा प्रणाली पर भी? देखिए, भविष्य है वो तो अब आप देख ही रहे हैं कि इंटरनेट बहुत तेजी से फैल रहा है और विभिन्न इस तरह की जो डेटा पैक्स के सस्ते हो जाने से भारत में बहुत तेजी से इंटरनेट फैला है। और आप देखेंगे कि एक बड़े उद्योग की तरह बन के आ गया है। शिक्षा में अगर आप बात करेंगे तो शिक्षा में भी इसने एक बहुत क्रांतिकारी बदलाव किया। अगर आपको कोविड काल को ही देख लें कि कोविड काल से पहले की जो शिक्षा थी और जो उसके दौरान शिक्षा हुई और उसके बाद की शिक्षाएं हैं, तो इसमें क्या हुआ कि अगर आप इंटरनेट को हटा दें तो सोचिए कि वो जो 2 साल हम जिस महामारी से जूझ रहे थे, उसमें 2 साल कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल्स नहीं खोले। सोचिए वो 2 साल का जो पीरियड होता, अगर इंटरनेट या इस तरीके के माध्यम नहीं होते तो हम क्या करते। एक बड़ा लॉस होता कि एक बच्चा अगर 6th में है तो वो 6th में ही रह जाता, क्योंकि वो 2 साल पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन इंटरनेट के आ जाने से, और इसमें एक सरकार की जो मुहिम है, जैसे मैं अपने उस उच्च शिक्षा की बात अगर करूं, एक सरकार की एक बहुत बड़ी मुहिम है स्वयं। अगर आपने देखा होगा कि एक इंटरनेट के आधार पर एक पाठ्यक्रम होते हैं जिसको मूक्स कहा जाता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये जो मूक्स है, ये बहुत एक ऐसा टर्म है जो वर्ल्ड वाइड बहुत तेजी से फैला और भारत में भी आया। तो बहुत सारे ऐसे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो व्यक्तिगत संस्थाएं हैं, वो इस तरह के चीज़ें चला रही थी। लेकिन उनको सब्सक्राइब करना या उनको लेना, अब सोचिए कि 1,000 रुपये का एक कोर्स है 1 महीने के लिए। एक बच्चा जिसकी पारिवारिक आय ही 20,000 रुपये है, तो वो कैसे 1,000 रुपये का कोर्स कर पाएगा। लेकिन सरकार की एक मुहिम है स्वयं, वो एक ऐसा माध्यम है, स्वयं के माध्यम से एक इंटरनेट मतलब वो ऐप भी है और एक वेबसाइट भी है। अगर जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप उसको जाकर देखें कि बहुत मज़ेदार है। उसमें हज़ारों कोर्स हैं। कि अगर मान लेते हैं कि मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इतिहास के बारे में कुछ जानूँ। अब सोचिए हम आप जो जिस तरह के पोस्ट ग्रेजुएशन से आए, वहाँ पे हम चाहते तो ये नहीं कर सकते थे, लेकिन आज का बच्चा ये कर सकता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं मान लेते हैं कि किसी भी फील्ड में कि मैं प्रिंट मीडिया उतना मुझे मज़ा नहीं दे रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं इतिहास को पढ़ लूँ। या एक केमिस्ट्री का बच्चा चाहता है कि वो फिल्म मेकिंग सीख ले, तो वो क्या कर सकता है कि अपने किसी कोर्स को छोड़ के स्वयं पर जाके उस एक पेपर को ले सकता है और केमिस्ट्री के साथ साथ कि वो कि एमएससी इन केमिस्ट्री कर रहा है, उसके साथ फिल्म मेकिंग कर ले रहा है। अब सोचिए एक बच्चा जो केमिस्ट्री जानता है और वो फिल्म मेकिंग भी उसे पसंद है, कल को वो केमिस्ट्री के कुछ फंडा फिल्म मेकिंग के माध्यम से लोगों को समझा रहा है। तो सोचिए कितनी मजेदार चीज हो गई कि पहले ऐसा नहीं था कि अगर राहत हो गया ना ये चीज। बिल्कुल कि मतलब कि सोचिए कि मैं हिस्ट्री पढ़ सकता हूँ, केमिस्ट्री का बच्चा सोशल साइंसेस, पहले एक दायरा था कि आप साइंसेस के हैं तो आप सोशल साइंसेस में नहीं आ सकते, आप सोशल साइंस के आप कॉमर्स नहीं पढ़ सकते। लेकिन अभी आप सोचिए कि कितनी बड़ी चीज़ है कि आप एक साइंस के विद्यार्थी, और हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मास कम्युनिकेशन करते हुए किसी डिफरेंट की साइकोलॉजी का कुछ पेपर ले लेते हैं कि बाद में वो रिसर्च करना चाहते हैं कि मीडिया इम्पैक्ट के ऊपर, और साइकोलॉजी के पेपर को लेके वो इस चीज़ को समझ लेते हैं कि इम्पैक्ट को कैसे जज किया जाता है। तो क्या है कि जो स्वयं के आ जाने से या इंटरनेट के इस तरह के बहुत सारे माध्यम, और स्वयं के बारे में मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि ये सरकार की ऐसी मुहिम है जो पूरी तरीके से फ्री है। अच्छा,
और मैंने भी ये कोर्स इसका अभी चलाया था मीडिया लेखन पे। ये भारत का पहला हिंदी का कोर्स था, जो कि पूरे भारत के, मतलब मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स थे। सोचिए कि क्लास में हम 30-40 बच्चों को पढ़ाते हैं और वहाँ पे 1000 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे। अच्छा। जी, तो सोचिए कितना मजा कि महाराष्ट्र का बच्चा है वो हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे जो कोर्सेज थे कि मैं बिहार में बैठा हूँ, मैं यहाँ से उस कोर्स को रन कर रहा हूँ, जम्मू में बैठा हुआ एक टीचर एक वीडियो लेक्चर को देता है और महाराष्ट्र में बैठा हुआ एक बच्चा उसको रिसीव कर रहा है। सोचिए कितना बड़ा, आप सोचिए पूरा जिस भारत की हम बात करते हैं कि जहाँ पे कोई भी सीमाएं नहीं होंगी, तो कितनी बड़ी बात है कि अब फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घरों में बैठ के बच्चे उस कोर्स को कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक कोर्स है एनिमेशन के ऊपर। अब विश्वास नहीं करेंगे कि हर 6 महीने पर वो कोर्स चल रहा है, हर सेमेस्टर वाइज चलता है और अमूमन एक सेमेस्टर में 20,000 से ज़्यादा बच्चे उसमें इनरोल करते हैं। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं कि जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, इवन मैं भी उसका स्टूडेंट रहा हूँ कि मैं एज अ टीचर हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि एनिमेशन में कुछ नया सीखा जाए, क्योंकि आप हमेशा एक विद्यार्थी रहते हैं, आप सीखते रहते हैं जिंदगी भर। तो आप सोचिए कितना अच्छा है कि मैं अपनी टीचिंग भी कर लेता हूँ और साथ साथ में शाम को जब मेरे पास टाइम है मैं 1 घंटा जाके वीडियोस देख लेता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं चाहूँगी रवि कि आप इसको एक्सप्लेन करें कि कैसे अगर कोई सीखना चाहता है, स्वयं पे जाके कोई कोर्स करना चाहता है, तो उसका प्रोसीजर क्या है? बिल्कुल, देखिए उसमें कुछ नहीं करना, आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए, एक मेल आईडी, जो अभी अमूमन सबके पास होती है। आपको कुछ नहीं जाना है कि आप गूगल पे जाएं और लिखें स्वयं, तो एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है swayam.gov.in और ऐप भी है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाके देखना चाहें या iOS पे प्लेटफॉर्म पे देखना चाहें तो वहाँ पे आपके पास स्वयं का ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर लें। एक सिंपल एक ईमेल आईडी से अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लें और आपको हजारों कोर्स वहाँ पे दिखेंगे। आप अपनी पसंद के कोर्स अपने बकेट में डाल लीजिए, उसके स्टार्टिंग डेट्स हैं, आप उसके आप सेल्फ पेस है कि आप जब चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं वो, और उसके साथ साथ सिर्फ देख ही नहीं सकते, वीडियोस ही नहीं देख सकते, उसके साथ साथ वहाँ पर स्टडी मटेरियल्स हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है कि आप उस PDF को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख लीजिए, हो सकता है कि कल को आपको काम दे। तो सोचिए फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट इतना ज़्यादा आपको एक बड़ा फील्ड दे रही है। और देखेंगे कि हर एक फील्ड के, सिर्फ मतलब मीडिया फील्ड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जितने भी आप देखेंगे और बहुत सारी IITs, IIM इस तरह के बड़े जो संस्थान हैं वो भी बहुत सारे कोर्सेज को रन कर रहे हैं कि सोचिए आप एक बच्चा जो IIT नहीं जा सकता लेकिन वो IIT के स्टूडेंट से, टीचर से पढ़ाई कर सकता है। तो सोचिए घर में बैठ के आपको IIT का मटेरियल मिल रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। तो एक बहुत सिंपल बस एक ईमेल आईडी से एक अकाउंट क्रिएट करना है और आप उस जो एक ज्ञान की दुनिया है उससे आप जुड़ जाएंगे सीधे। बहुत बढ़िया। तो हम अपनी बातचीत को अब यहीं विराम देंगे। आपने सुना रवि सूर्यवंशी को और उन्हें आपको बताया कि किस तरह से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जो आपकी जो स्ट्रीम लाइन है या करियर है उससे डिफरेंट है, तो उसके रास्ते भी अब खुल चुके हैं। नई शिक्षा प्रणाली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको हम बताते रहेंगे वक्त दर वक्त, लेकिन फ़िलहाल ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। रवि, आप आए, हमसे सारी बातें साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।